ओके, तो क्लास हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम क्या है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है हमारा। इसमें हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होती है, किस बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको क्या क्या पढ़ना है कि रिसोर्सेज क्या होती है, कैसी रिसोर्सेज होती है, किन किन पार्ट्स में रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है ना, और रिसोर्सेज है तो उनसे क्या डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट क्या चीज है। ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या होती है, फर्स्ट क्वेश्चन यही अराइज होता है। तो रिसोर्सेज क्या होती है? रिसोर्सेज everything available in our environment which can be used to satisfy our need, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resources। आपकी बुक में ये इतनी डेफिनेशन दे के रखी है। इस डेफिनेशन का मतलब यही है, वो कोई सी भी चीज जो हमारी नीड को, हमारी जरूरत को सेटिस्फाई करती हो, पूरा करती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, अगर हमको प्यास लग रही होगी तो हम क्या करेंगे? पानी लेंगे, पानी पियेंगे। तो पानी क्या हो गया? पानी इज अ रिसोर्सेज, है ना। पानी क्या हो गया? एक रिसोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि वो हमारी नीड को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। ठीक है, फिर यहीं पे आपको कुछ पॉइंट्स दे के रखे हैं कि आपको रिसोर्सेज को किन किन पार्ट्स में कैसे कैसे क्लासिफाइड किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब बायोटिक है, ए बायोटिक है। अब बायोटिक क्या होता है, ए बायोटिक क्या होता है, हम वो पढ़ेंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कितने समय तक वो एग्जॉस्ट कर सकता है, रह सकता है ना। उसमें आपको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बताया है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज का डिवीजन बताया है ना। ओनरशिप मतलब क्या होता है? किसी का कुछ अधिकार, है ना, किसी का खुद का अधिकार, जैसे हम बोलते हैं ना फ्रेंडशिप, ओनरशिप। तो यही कि हमारा खुद का किस चीज पे अधिकार है वो। फिर इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, आपको डेवलपमेंट के बेसिस पे भी बताया गया है क्लासिफिकेशन। तो ये जो आपको टेबल दिख रही होगी ना यहाँ पर, इसी से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि रिसोर्सेज कितने टाइप की होती है। दो टाइप की रिसोर्सेज होती है, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में भी दो, उसको और क्लासिफिकेशन किया है दो टाइप में। उसमें होता है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। और ह्यूमन में कितना होता है? स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूट और क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपको फिर दो उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है, कंटिन्यूअस और फ्लो में और बायोलॉजिकल में। फिर बायोलॉजिकल को और डिवाइड कर दिया है नेचुरल वेजिटेशन में और वाइल्ड लाइफ में। ये टेबल देख के समझ में तो आ रहा है कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं, है ना। तो रिसोर्सेज समझ में आया कि वो कोई सी भी चीज जो हमारी नीड को क्या करती हो? सेटिस्फाई करती हो, फुलफिल करती हो, हम उसको क्या बोलते हैं? सिंपल सा हम उसको रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में फर्स्ट आपको देख के रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे क्या डिविजन है? तो बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होती है? तो वो रिसोर्सेज होती है जो कि हमको नेचुरली मिली हुई हो, जैसे कि नेचुरली मिली हो में जो सरवाइव कर रही हो, है ना। जो क्या कर रही हो? सरवाइव कर रही हो। सरवाइव मतलब दोज हु कैन ब्रीथ इज नोन एज बायोटिक रिसोर्सेस। जैसे कि फ्लोरा, फोना, फिशर्स, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, आपका वाटर हो गया, है ना। दिस ऑल आर इंक्लूड इन बायोटिक रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज की, कि एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? तो ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉन कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। जैसे कि रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गया, ये भी हमको नेचुरली ही मिला है, बट ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। ये काई में काउंट होता है एबायोटिक रिसोर्सेज में, है ना। फिर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की। तो एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होती है? तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हमको बताया गया है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती है? जो कि हम जिसको हम क्या कर सकते हैं? वापस से रीयूज कर सकते हैं, है ना। The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources, है ना। जिसको हम क्या कर सकते हो? वापस से रीयूज कर सकते हो,
है ना। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर क्या होता है, आपके अगर नदी में होगा, ठीक है, तो अब अगर गर्मी पड़ रही होगी तो क्या होगा, इवोपरेट होके वो वापस क्या बन जाएगा, बादल बन जाएगा। फिर आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगा, रेन ड्रॉप्स, मतलब पानी के मौसम में वो वापस से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये क्या रिस्पॉन्स, ये कौन सा वो हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज बताया गया है। ठीक है, अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सारी चीजें जो कि रीयूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, पेट्रोल, कोल्स एंड एक्सेट्रा, है ना। ये सब चीजें हमारी काई में आ जाएगी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इसको एक बार यूज कर लिया तो हम इसको वापस से रीयूज नहीं कर सकते। एक बार यूज करने के बाद में वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, और इसको बनने में क्या लगता है, फिर काफी समय लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद में बोला था ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। अब ओनरशिप के बेसिस पे, जैसे कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, और नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज, चार उसमें इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। तो इंडिविजुअल में क्या होता है, कोई भी, किसी को भी, मतलब किसी एक पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को क्या दिया जाता है, पेमेंट या रिवेन्यू, मतलब या जमीन, कोई सी भी, किसी भी चीज की बात करें तो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को देते हैं। ठीक है, किसमें, इंडिविजुअल रिसोर्सेज में। जैसे यहाँ पर देके रखा, आपको लिखा हुआ है, दिस आर ऑल्सो ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, मेनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रिवेन्यू। In villages, there are people with the land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, houses, and other property, plantation, pastures, lands, ponds, water in wells, etc. are some example of the resources ownership by individual. Make list of resources, है ना। तो अब यहाँ पर क्या, अर्बन एरियाज में क्या होता है, कुछ कुछ जमीन किसी पर्टिकुलर फार्मर को क्या की जा देती है, प्रोवाइड की जा देती है ना। क्या कर देते हैं उनको, किसी पर्टिकुलर लोगों को, है ना। तो ये किस में आता है, इंडिविजुअल में आता है। अगर हम बात करें कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज की, तो देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, विलेजेस, कॉमन ग्रासिंग ग्राउंड्स, बेरियल grounds, villages, ponds, public parks, picnic spots, playgrounds in an urban areas do facto accessible to all the people living there. अब अगर हम कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज की बात करें, तो किसी भी एक पूरी पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या किया जाता है, वो चीज, वो रिसोर्सेज क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। अब हम यहाँ तो हम किस एक लैंड की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे कि पार्क्स हो गए, पार्क हो गए, तो उस पर्टिकुलर एरिया के लोग तो वहां जाते ही जाते हैं, है ना, जाते हैं। तो उसको हमने क्या दे दिया, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में काउंट कर लिया। फिर हम बात करें नेशनल रिसोर्सेज की, तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन, द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। You might have seen roads, canals, railways being constructed on the field owned by some individuals. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land, all the minerals, water resources, forest, wildlife, and land within the political boundaries and oceanic areas up to 12 nautical miles. देखो, नेशनल रिसोर्सेज में क्या, वो सारी रिसोर्सेज आ जाएगी जो कि एक नेशन में है ना। वाटर आ गया, फॉरेस्ट आ गया, पार्क्स आ गए, वॉट, वो सारी रिसोर्सेज किस में आ जाएगी, नेशनल रिसोर्सेज में। अब इंटरनेशनल की बात करें तो वो क्या आ जाएगी, अगर पूरे पूरे वर्ल्ड की बात कर लें हम, है ना, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी रिसोर्सेज होगी वो पूरे क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो जाएगी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे क्या किया इन लोगों ने, पोटेंशियल रिसोर्सेज, resources which is found in region but have not utilized. For example, the western part of India, particularly Rajasthan, Gujarat, have enormous potential of the development of wind and solar energy, but so far these have been not developed properly. अब पोटेंशियल रिसोर्सेज से क्या बताया आपको, वो रिसोर्सेज जो कि हैं बट हम लोग उसको क्या कर पा रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, बहुत दूर है हमसे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे के रखा है, गुजरात, है ना, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर क्या है,
यहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है उसका यूज नहीं कर पा रहे हम लोग, क्यों? क्योंकि वो क्या है, हमसे काफी काफी दूर है, ठीक है। फिर डेवलप्ड रिसोर्सेज की बात करें तो डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depend on technology and level of their feasibility. डेवलप, अब आप डेवलप्ड वर्ड से क्या समझते हो? वो चीज जिसकी बहुत ज्यादा मतलब ग्रोथ हो चुकी हो, बहुत हमको हर चीज में वो क्या दिख रहा हो कि हाँ ये परफेक्ट है। तो वही इसमें वही बताया गया है कि वो रिसोर्सेज जिनमें क्या है, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को भी देखा जाता है कि वो यूटिलाइज करने के लिए मतलब यूज करने के लिए कैपेबल है या नहीं है ना। उनको किसके उस पे बेसिस पे देखा जाता है, टेक्नोलॉजी बेसिस पे, फिजिबिलिटी बेसिस पे देखा जाता है, ठीक है। अब स्टॉक की बात करें, स्टॉक क्या होता है? तो मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव बीन पोटेंशियल to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among stocks. For example, water is a compound of two gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used as a rich source of energy, but we do not have advanced technology know how to use it purpose. Hence, it can be considered as a stock. अब स्टोक का मतलब क्या, आप अगर समझे हम स्टोक का मतलब क्या होता है तो नॉर्मली से हम क्या समझेंगे कि वो चीज जो रखी हुई है बट हमारे यूज में नहीं आ रही हो, है ना। स्टोक में रखा हुआ है माल बट अभी वो यूज में नहीं आने वाला। ये सुना है सभी ने वर्ड स्टोक? हैव यू लिसन दिस वर्ड स्टोक? तो स्टोक से वही हमारा हमारी मतलब मीनिंग निकलता है कि बहुत सारी चीजें हैं एनवायरनमेंट में जो कि बहुत यूजफुल है बट हमको उसका यूज पता ही नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पर वाटर का बताया गया है कि वाटर क्या है, दो गैसेस से मिलके बना है। कौन कौन सी? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। और हाइड्रोजन जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, है ना, अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। बट हमको पता ही नहीं कि उसको हम कैसे यूज करें, हमको वो टेक्नोलॉजी ही नहीं पता है ना, कि हम उसको यूज कैसे करें। तो उसको हमने कैसे कंसिडर किया है? एज अ स्टोक, ठीक है। अब हम रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? स्टोक क्या है? स्टोक वही चीज हो गई कि हमको पता नहीं है उसका यूज, पर वो स्टोक में है मतलब रखी हुई है। और रिजर्व का भी वही मतलब हो जाएगा कि कोई चीज हमने हमारे यूज के लिए रिजर्व करके रखी है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टोक which can be put into use with the help of existing technology know how, but their use has been started. This can be used for meeting future requirement. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to limited extent. Thus, the water in the dams, forest, etc. is a reserve which can be used in the future. अब रिजर्व से हम समझ गए कि हाँ कोई चीज है जो कि हम उसको लेटर भी यूज, ठीक है, उसको हमने रिजर्व करा है फॉर फ्यूचर। तो स्टॉक का मतलब तो ये स्टॉक का मतलब भी वही होता है कि हाँ कोई चीज रखी हुई है, हम अब उनको उसको यूज पता चल जाएगा तो हम उसको यूज करने लग जाएंगे। यूज भी पता है हमको बट उसको किस टेक्नोलॉजी से हम यूज करें वो अभी तक हमारे पास में आई नहीं है, तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। और रिजर्व किसको बोलते हैं? तो रिजर्व वो चीज जिसका यूज हमको पता है बट हम उसको क्या करेंगे, फ्यूचर में यूज करेंगे, या फिर उसका यूज जो है वो चालू हो चुका है और कुछ चीजें कुछ पार्ट उसमें से रिजर्व करके रखा है ताकि हम उसको कहाँ पर यूज करें, इन फ्यूचर यूज करें। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को?